in continuation of lecture number 4 in continuation of lecture number 4 नॉरएपिनेफ्रिन बेसिकली जो आपके पास हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया कि नॉरएपिनेफ्रिन हमारे पास जो है वो डिफ्यूज़ हो जाता है। एक आपके पास क्या है, ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाता है, तो दूसरा आपके पास जो है वो नॉरएपिनेफ्रिन इज अब रीअपटेकेड बाय द नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेकिंग पम्प और जो है नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर्स। यहाँ पे आपके पास जो नॉरएपिनेफ्रिन डिफ्यूज़ हो जाता है वो आपके पास के डिफ्यूज़ किन जो कंपाउंड में जो है वो ब्रेकअप होता है, बेसिकली विनाइल मैंडेलिक एसिड एंड जो है जिसको हम जो इन शॉर्ट VMA भी कहते हैं, एंड होमोविनाइलिक एसिड में HVA। अच्छा जी, आपके पास बेसिकली जो नॉरएपिनेफ्रिन का जो अपटेक 1 है वो बेसिकली न्यूरोनल अपटेक है। जो अपटेक 1 है वो बेसिकली क्या है, वो न्यूरोनल अपटेक है। न्यूरोनल अपटेक 75 से 90% होता है, जो कि बेसिकली जो न्यूरोनल अपटेक होगा तो स्टोरेज आपके पास वेसिकल्स में होगी और मोनोअमाइन ऑक्सीडेजेस के थ्रू जो है ये कन्वर्ट होगा। इन टाइप 2 जो अपटेक है वो नॉन न्यूरोनल अपटेक है, जिसमें आपके पास 25% है और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो कैथेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेजेज हैं एंड मोनोमाइन ऑक्सीडेज एज वेल। ये नॉन न्यूरोनल अपटेक में एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास, एंड अब जो है हम वही तमाम स्टेप्स जो है वो इन कंपैरिजन कर रहे हैं। इन कंपैरिजन किस में कर रहे हैं, एसिटाइल कोलिन में एंड नॉरएपिनेफ्रिन में। बायोसिंथेसिस इन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट, बायोसिंथेसिस ऑफ कोलिन एंड टायरोसिन। बेसिकली आपके पास जो है बायोसिंथेसिस जो है बेसिकली कोलिन और टायरोसिन जो है वो बायोसिंथेसाइज होता है आपके पास। जैसे मैंने आपसे पहले बताया कि कोलिन आपके पास लिमिटिंग फैक्टर है एसिटाइल कोलिन के लिए और टायरोसिन आपके पास लिमिटिंग फैक्टर है नॉरएपिनेफ्रिन के लिए। इसका जो इन दोनों का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो सोडियम डिपेंडेंट मेम्ब्रेन कैरियर्स के थ्रू होता है। कोलिन भी आपके पास जो है वो एंटर होता है सोडियम डिपेंडेंट मेम्ब्रेन कैरियर के थ्रू और टायरोसिन भी आपके पास जो है वो सोडियम डिपेंडेंट मेम्ब्रेन कैरियर के थ्रू एंटर होता है। न्यूरोनल टर्मिनल साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर हो जाएगा। ट्रांसपोर्टर कौन सा यूज़ होगा, सोडियम डिपेंडेंट कैरियर ट्रांसपोर्ट। अब इस साइटोप्लाज्म में बेसिकली क्या डिफरेंस आया बायोसिंथेसिस में, कोलिन एंड एसिटाइल कोएंजाइम एक ही कॉम्बिनेशन से इन द प्रेजेंस ऑफ कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेजेस जिन्हें हम CH18 इन शॉर्ट फॉर्म हमने लिखा हुआ था, रिएक्शन होगा और एसिटाइल कोलिन बनेगा। जबकि आपके पास टायरोसिन जो है, जब आपके पास टायरोसिन अंदर एंटर हो गया एक्सॉन टर्मिनल्स में, तो आपके पास टायरोसिन जो है वो बेसिकली इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम डिपेंडेंट मेम्ब्रेन कैरियर के थ्रू एंटर हुआ, देन न्यूरोनल टर्मिनल में आया एंड इन द प्रेजेंस ऑफ टायरोसिन हाइड्रोऑक्सिलेजेस जो हमने पहले पढ़ा इस स्लाइड में, इन द प्रेजेंस ऑफ टायरोसिन हाइड्रोऑक्सिलेजेस ये कन्वर्ट हो जाता है डोपामिन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ डोपा डी कार्बोऑक्सिलेजेस आपके पास डोपा कन्वर्ट होगा डोपामीन में एंड इन द प्रेजेंस ऑफ डोपामीन बीटा हाइड्रोऑक्सिलेज जो कि आपके कहाँ मौजूद होता है, वेजल्स के अंदर। कौन सा एंजाइम मौजूद होता है वेजल्स के अंदर, डोपामीन बीटा हाइड्रोऑक्सिलेजेस। So, in the presence of dopamine beta hydroxylases in the vessels, dopamine is converted into norepinephrine. Next difference आपके पास in case of storage आपके पास differentiating point होंगे। Basically differentiating points are acetyl choline is transported into the vessels and vessels contain, in case of acetyl choline, vessels contain acetyl choline, ATP and peptide. इन केस ऑफ डोपामीन इन स्टोरेज वेसल्स कंटेन, आपके पास डोपामीन क्या होता है, आपके पास मैंने आपसे पहले बताया कि डोपामीन आपके वेसल्स में कन्वर्ट होता है नॉरएपिनेफ्रिन में इन द प्रेजेंस डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेजेस। आपके पास जो वेसल्स ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम्स होंगी, वेसल आपके पास जो पोस्ट सिनेप्टिक वेसल्स होंगी सिंपैथेटिक सिस्टम्स की, वो बेसिकली उनके वेसल्स के अंदर नॉरएपिनेफ्रिन के साथ ATP पेप्टाइड एंड डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेजेस भी मौजूद होंगे। नेक्स्ट आपके पास जो है रिलीज बेसिकली किस पे, कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोसेस। दोनों में आपने देखा कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है एंड देन एक्शन पोटेंशियल जनरेशन के बाद आपके पास जो डीपोलराइजेशन है वो बाय मीन्स ऑफ कैल्शियम इंडक्शन कंडक्ट होती है, कैल्शियम के इन्फ्लक्स से कंडक्ट होती है। तो आपके पास कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोसेस है रिलीज का। आप एक्शन पोटेंशियल ट्रिगर होता है, एक्शन पोटेंशियल ट्रिगर सफिशिएंट इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन, दैट इज ऑलरेडी डिस्कस। इट इज आपके पास एक्शन पोटेंशियल कैसे ट्रिगर होता है, जब आपके पास इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन्स होता है।
कैल्शियम आयन के इंफ्लक्स की वजह से एक्सोसाइटोसिस और वेसिकुलर प्रोटीन एक्सोसाइटोसिस होती है वेसिकुलर मेम्ब्रेन के थ्रू। जब वेसिकुलर मेम्ब्रेन आपके टर्मिनल मेम्ब्रेन से जाके बाइंड होती है और टर्मिनल मेम्ब्रेन के पास कौन से प्रोटीन होते हैं, साइनोप्लाज़ोमल प्रोटीन होते हैं, साइनोप्लाज़ोम एसोसिएटेड प्रोटीन्स होते हैं। जब आपके पास वेसल जाके बाइंड करेगी तो एक्सोसाइटोसिस होती है और एक्सोसाइटोसिस के थ्रू आपके पास जो है कौन रिलीज होता है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाता है। कॉन्टा रिलीज क्या है कि बेसिकली आपके पास सेवरल हंड्रेड कॉन्टाज जो है पैकेट्स ऑफ जो है वो एसिटाइल कोलिन या नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज हो जाए इन अ सिंगल साइनस साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर। और को ट्रांसमिशन में क्या है कि आपके पास जो वेजल में जो जितने हमने पढ़ा कि वेजल में आपके पास क्या होते हैं, एटीपी पेप्टाइड्स भी मौजूद होते हैं और बीटा इन केस ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम डोपा बीटा हाइड्रोक्सिलेजेस भी मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है रिलीज में कि जब को ट्रांसमिशन होती है तो आपके पास नॉट ओनली द न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज बट ऑल्सो द एटीपी एंड पेप्टाइड्स and dopa beta carboxylases will also be released in the synaptic cleft. This is known as co-transmission. Acetylcholine receptors. आपके पास एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स क्या है, कोलिनोसेप्टर्स, कोलिनोसेप्टर्स। एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स क्या है, कोलिनोसेप्टर्स। टू टाइप से हम एसिटाइलकोलिनोसेप्टर्स, एसिटोकोलिनोसेप्टर्स वो हैं जो बेसिकली कहाँ मौजूद है, इफेक्टर सेल्स में मौजूद है। मस्कुलिन रिसेप्टर्स कहाँ मौजूद है आपके पास, बेसिकली इफेक्टर सेल्स में मौजूद। तो मस्कुलिन रिसेप्टर्स आपके पास एसिटाइलकोलिन के बेसिक कोलिनोसेप्टर्स आपके पास टू टाइप्स के हैं, एक तो मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स हैं और निकोटिनिक रिसेप्टर्स। मस्कुलिनिक आपके पास फर्दर कहाँ मौजूद है, मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स आपके पास कहाँ मौजूद हैं, गैंग्लिया में मौजूद हैं, सीएनएस में मौजूद हैं। मस्कुलिनिक M2 रिसेप्टर टाइप जो है मस्कुलिनिक रिसेप्टर टाइप 1 गैंग्लिया एंड सीएनएस में मौजूद है। टाइप 2 जो है वो हार्ट में प्री सिनेप्टिक साइट्स में, जिसमें आपके पास अगर प्री सिनेप्टिक साइट्स में मौजूद होगी तो हमेशा नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल करी होगी। हमेशा आपके पास जब भी कभी रिसेप्टर प्री सिनेप्टिकली मौजूद है तो वो क्या है, वो नेगेटिव फीडबैक में मीन्स कि अगर रिलीज़ हो रहा है आपके एसिटाइलकोलिन का तो वो क्या करेगी, इनहिबिट कर देगी। वो क्या करेगी, इनहिबिट करेगी रिलीज़ को। जब भी प्री सिनेप्टिकली साइट, हमेशा हमने जैसे पीछे डायग्राम में देखा कि हमारे पास जो रिसेप्टर्स थे वो कहाँ, पोस्ट सिनेप्टिकली मौजूद हैं, पोस्ट सिनेप्टिक सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल बॉडी में मौजूद है। जबकि हम जब प्री सिनेप्टिकली की प्रेजेंस की बात करते हैं तो मीन्स प्री सिनेप्टिकली साइट, अगर रिसेप्टर की साइट प्री सिनेप्टिकली है तो वो नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल में यूज़ होगी, मीन्स कि उसके रिलीज को कम करेगी। M3 रिसेप्टर एक्सोक्राइन ग्लैंड में मौजूद है, स्मूथ मसल में मौजूद है, एंडोथीलियम में मौजूद है और सीएनएस में मौजूद है। कहाँ मौजूद है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में, स्मूथ मसल में, एंडोथीलियम में एंड सीएनएस में। जबकि M4 रिसेप्टर्स आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड में, स्मूथ मसल एंड सीएनएस में मौजूद है। M5 रिसेप्टर्स आपके सीएनएस में मौजूद है ओनली। निकोटिनिक रिसेप्टर्स आपके पास कहाँ मौजूद हैं, एक तो स्केलेटल मसल्स पे, आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में मौजूद होते हैं, स्केलेटल मसल में मौजूद होते हैं, और दूसरा आपके पास जो है निकोटिनिक रिसेप्टर गैंग्लिया एंड सीएनएस में मौजूद है। नाउ वी टॉक अबाउट द नॉरएपिनेफ्रिन रिसेप्टर और एडिनोसेप्टर्स। टू टाइप्स होते हैं इसकी, आपके पास टू टाइप्स हैं, अल्फा रिसेप्टर्स एंड बीटा रिसेप्टर्स। अल्फा रिसेप्टर्स जो है आपके पास बेसिकली फर्दर टू टाइप्स सब टाइप्स जैसे हमने पहले डिस्कस किया, पोस्ट साइनेप्टिक अफेक्टर सेल्स, स्पेशली जिसमें आपके पास अल्फा 1 जो है वो पोस्ट साइनेप्टिकली मौजूद है इफेक्टर सेल्स के ऊपर, मीन्स के ऑर्गन साइड पे मौजूद है, स्मूथ मसल्स में ज़्यादातर मौजूद होगा। अच्छा, अल्फा 2 आपके पास बेसिकली प्री साइनेप्टिकली नर्व टर्मिनल में मौजूद है, मीन्स कि ये रिलीज ऑफ आपके पास नॉरएपिनेफ्रिन को स्टॉप करेंगे, आपके पास रिलीज़ को क्या करेंगे, इसका डिक्रीज़ कर देते हैं, इसका अफेक्ट एसोसिएटेड रिसेप्टर जो है वो आपके पास डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल में यूज़ होते हैं। जो भी रिसेप्टर आपके पास प्री साइनेप्टिकली मौजूद है मीन्स कि वो आपके पास नेगेटिव फीडबैक में यूज़ होगा। अल्फा 2 रिसेप्टर प्लेटलेट्स में मौजूद होते हैं, स्मूथ मसल्स में मौजूद हैं, लिपोसाइट्स में मौजूद होते हैं।
बीटा रिसेप्टर्स, बीटा 1 रिसेप्टर आपके पास जो है वो पोस्ट साइनेप्टिकली इफेक्टर सेल्स में मौजूद है और प्री साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल भी कहीं कहीं मौजूद है। जहाँ पे पोस्ट साइनेप्टिक इफेक्टर सेल्स में कौन कौन से हैं, हार्ट एंड लिपोसाइट्स। जबकि बीटा 2 रिसेप्टर आपके पास पोस्ट साइनेप्टिक इफेक्टर सेल पोस्ट साइनेप्टिकली मौजूद है, मीन्स कि आपके पास पोस्ट इफेक्टर सेल से मौजूद होगा और इसमें बेसिकली स्मूथ मसल्स आते हैं। बीटा 3 रिसेप्टर्स आपके पास जो पोस्ट साइनेप्टिक इफेक्टर सेल्स मीन्स आपके पास लिपोसाइट मीन्स ज़्यादातर आपका जो है फैट की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। जनरल एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन, अब आपके पास अभी तक हमने एसिटाइल कोलिन को इतना पढ़ लिया है कि अब आपके पास बेसिकली जब हम मैं इसको रीड करूँ तो आपको समझ में आ जाना चाहिए चीज़ों का। बेसिकली प्रमोट्स करते हैं ट्रांसमिशन इन पोस्ट गैंग्लियोनिक ऑटोनॉमिक फाइबर। पोस्ट गैंग्लियोनिक ऑटोनॉमिक फाइबर में मीन्स कि आपके पास कहाँ मौजूद है, पोस्ट गैंग्लियोनिक ऑटोनॉमिक फाइबर में एसिटाइल कोलिन कहाँ रिलीज होता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के अंदर। अच्छा जी, प्रमोट रिलीज ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन फ्रॉम द एड्रेनल मेडुला। आपके जो प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर्स प्री साइनेप्टिक फाइबर से जब रिलीज़ होता है तो वो आपके पास क्या था, एसिटाइल कोलिन ही था। हमने पीछे स्लाइड में देखा कि हमारे पास जो प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर साइट्स हैं, प्री साइनेप्टिक फाइबर है, वो हमेशा इनिशियल में आपके पास क्या रिलीज़ करता है, एसिटाइल कोलिन। एंड पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर साइट आपके पास एपिनेफ्रिन या एसिटाइल कोलिन रिलीज़ करती हैं, तो वो आपके पास सिंपैथेटिक एंड नॉन पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं। तो जो आपके पास प्री साइनेप्टिकली जो है रिलीज़ हो रहा है एपिनेफ्रिन, आपके पास प्रमोट करेगा रिलीज ऑफ एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन। और कैसे कि जब आपके प्री साइनेप्टिकली एड्रेनल मेडुला उससे इनर्वेट होता है तो यहाँ पे आपके पास उसका रिलीज एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन के रिलीज़ को बढ़ा देता है एड्रेनल मेडुला से। और जब एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन एड्रेनल मेडुला से रिलीज़ होते हैं तो वो ब्लड में एंटर हो जाते हैं। ओके, अच्छा, थर्ड आपके पास क्या है, प्रमोट ट्रांसमिशन इन स्केलेटल मसल फाइबर। बेसिकली आपके पास स्केलेटल मसल फाइबर है जहाँ पे आपके पास निकोटिनिक रिसेप्टर्स मौजूद हैं, वहाँ पे आपके पास जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है वो एसिटाइल कोलिन है। जैसे आपको पता है कि एसिटाइल कोलिन निकोटिनिक रिसेप्टर पर इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स के पास इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। स्केलेटल मसल फाइबर पे कौन सा रिसेप्टर मौजूद होगा, निकोटिनिक। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास इसका मैकेनिज्म फोर्थ आपके पास कहाँ पे फंक्शन है इसका, प्रमोटर फंक्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जहाँ पे इफेक्टर सेल्स मौजूद हैं। वो कौन से रिसेप्टर साइड होते हैं एसिटाइल कोलिन को रिसीव करने वाले, वो आपके पास होते हैं एसिटाइल कोलिन। प्रमोट सिंपैथेटिक थर्मोरेगुलेटरी एंड स्वेटिंग इफेक्ट, आपके पास जैसे हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि ग्लैंड्स के थ्रू जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। अब एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स एंड इनकी लोकेशन ये आपको अच्छी तरह से याद करनी है, आपके थ्रू आउट द फार्माकोलॉजी काम आएगी। आपको ये लोकेशन जो है वो सेकेंड ईयर में भी यूज़ करनी, आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा आपसे पूछी जाएंगी, आपको याद होनी चाहिए और आपके जो है थर्ड ईयर में भी आपको ये चीज़ें गो थ्रू करेंगे। इवन कि आपके जितने भी क्लिनिकल में भी आप आगे जाएंगे तो जो मैकेनिज्म्स हैं वो इन रिसेप्टर्स को देते हुए बात की जाती है। आगे हम आपको रिसेप्टर टाइप बताएंगे, आगे ये नहीं बताएंगे कि इसका बेसिक क्या मैकेनिज्म था, इसका कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर था, हम आगे आपको डिस्कस करेंगे। बेसिक ये रिसेप्टर हैं। एसिटाइल कोलिन के जो रिसेप्टर्स हैं वो हमने कहा कि मस्कुलिनिक और निकोटिनिक है, मस्कुलिनिक एंड निकोटिनिक। मस्कुलिनिक फर्दर डिवाइड इनटू M1, M2 एंड M3। M1 रिसेप्टर्स आपके पास क्या है, CNS न्यूरॉन। M1 कहाँ मौजूद है, CNS न्यूरॉन में मौजूद है। सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन में मौजूद है, सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स में मौजूद है एंड सम प्रीसिम्पैथेटिक साइट्स में भी मौजूद है M1 रिसेप्टर्स। अच्छा जी, M2 रिसेप्टर्स आपके पास क्या है, M2 रिसेप्टर्स आपके पास जो है वो मायोकार्डियम में, स्मूथ मसल में और प्री साइनेप्टिक साइट से मौजूद है। अच्छा जी, अब हमने इंट्रोडक्शन टू फार्माकोडायनामिक्स में डिस्कस किया था कि बेसिकली आपके पास सेकंड मैसेंजर्स कौन कौन से टाइप है। अब हम सेकंड मैसेंजर का पूरा स्टेप बाय स्टेप आपके पास नहीं डिस्कस करेंगे, हम सेकंड मैसेंजर बता रहे हैं कि M1 आपके पास कौन सा सेकंड मैसेंजर को एक्टिवेट करेगा, IP3 एंड DAG डायसाइलग्लिसरॉल के थ्रू जो है वो एक्टिवेशन प्रोसेस इसका स्टार्ट होता है। फिर आपके पास वही है पूरा एक्टिवेशन प्रोसेस जो मैंने आपको पहले मैकेनिज्म बता दिया है, वही तमाम इसका मैकेनिज्म रन करेगा। M2 में आपके पास जो है वो आपके पास बेसिकली क्या है, ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल्स होंगी, इनहिबिशन ऑफ एडेनाइल साइक्लेज होगी। इसमें बेसिकली सेकंड मैसेंजर आपके कौन सा एक्टिवेशन होगी, इनहिबिशन ऑफ एडेनाइल साइक्लेज के थ्रू जो है वो सेकंड मैसेंजर इफेक्ट प्रोड्यूस होगा।
M3 जो है वो कहाँ कहाँ मौजूद है, एक्सोक्राइन ग्लैंड में, वेजल, स्मूथ मसल एंड एंडोथेलियम में मौजूद है। और इसका जो आपके पास अगर मेसेंजर सिस्टम एक्टिवेशन है वो IP3 एंड DHA एंड इंक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम। निकोटिनिक रिसेप्टर्स आपके पास, आपको पता है कि माइलिनेटेड फाइबर्स के थ्रू आपके पास मौजूद है, माइलिनेटेड फाइबर्स में मौजूद, यानी कि आपके पास बेसिकली निकोटिनिक रिसेप्टर कहाँ मौजूद है, फास्ट आपके पास स्टिमुलेशन या फास्ट स्टिमुलेशन रिक्वायर्ड है, फास्ट कंडक्शन रिक्वायर्ड है। तो आपके पास बेसिकली निकोटिनिक रिसेप्टर जैसे हमने कहा कि प्री सिंपैथेटिक प्री साइनेप्टिक फाइबर, प्री आपके पास जो फाइबर होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, वो माइलिनेटेड होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है माइलिनेटेड होते हैं और उनके ऊपर जो न्यूरॉन, उनके ऊपर जो रिसेप्टर एक्टिवेट हुए हुए होते हैं वो आपके पास निकोटिनिक होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो है, जो आपके पास गैंग्लिया वगैरह में जैसे आपके पास निकोटिनिक रिसेप्टर एन टाइप जो है वो पोस्ट गैंग्लिया से मौजूद है न्यूरॉन्स में, और सम प्री साइनेप्टिक कोलिनर्जिक टर्मिनल से मौजूद है। जबकि आपके पास जो है इसमें आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, बेसिकली सोडियम पोटेशियम चैनल है, क्योंकि फास्ट आपके पास फास्ट कंडक्शन वगैरह के एंड पे मौजूद होते हैं। जी आपसे मैंने पहले कहा कि जैसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे मौजूद है, जहाँ पे आपके पास पोस्ट साइनेप्टिक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन में मौजूद है, या प्री साइनेप्टिक कोलिनर्जिक टर्मिनल में मौजूद है। तो वहाँ पे आपके पास बेसिकली तमाम जो है जो इनर्वेशन हो रही होती हैं वो बाय मीन्स ऑफ माइलिनेटेड शीट न्यूरॉनल फाइबर के थ्रू इनर्वेशन हो रही होती है, जिसकी वजह से आपके पास जो भी एक्शन होगा वो बाय मीन्स ऑफ सोडियम पोटेशियम चैनल्स ही होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कंडक्शन फास्ट होती है, माइलिनेटेड शीट्स मौजूद हैं। तो आयनिक आपके पास जो ट्रांसमिशन है वो होती है, ताकि आपके पास जो ट्रांसमिशन है वो विद इन फ्यू मिनट्स हो सके, विद इन फ्यू सेकेंड्स हो सके, क्योंकि यहाँ पे जो एक्शन रिक्वायर होता है वो फास्ट रिक्वायर होता है। अब जैसे आपके स्केलेटल मसल और न्यूरोमस्कुलर एंड प्लेट्स के ऊपर इफेक्ट क्या है, फास्ट रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे भी निकोटिनिक रिसेप्टर्स मौजूद हैं और ओपनिंग ऑफ सोडियम पोटेशियम चैनल्स होगी, क्योंकि आपके पास जो है वो फास्ट कंडक्शन रिक्वायर्ड है। एंड द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस चैप्टर इज आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्फा रिसेप्टर्स कहाँ है। अल्फा रिसेप्टर, ये डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, इन रिसेप्टर्स की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। अल्फा रिसेप्टर आपके पास वेस्कुलर स्मूथ मसल में मौजूद हैं, वेस्कुलर स्मूथ मसल वेजल में मौजूद हैं। वहाँ पे आपके पास अल्फा 1 जब स्टिमुलेट होगा तो वो कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेगा। प्यूपिलरी डायलेटरी मसल पे स्टिमुलेशन होगी तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आपके पास कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होगी और डायलेट होगी, प्यूपल डायलेट हो जाएगा। प्यूपिलरी डायलेटर मसल्स के ऊपर अगर अल्फा 1 स्टिमुलेट होगा तो कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करेगा और प्यूपल को डायलेट कर देगा। पाइलोमोटर स्मूथ मसल के ऊपर इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा तो आपके पास जो है इरेक्ट हेयर्स को इरेक्ट कर देगा, इरेक्टी हेयर्स हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास प्रोस्टेट के ऊपर अल्फा 1 रिसेप्टर्स अगर एक्टिवेट होंगे तो कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करेंगे। अल्फा 1 रिसेप्टर हार्ट पे एक्टिवेट होंगे तो इंक्रीज करेंगे फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। बेसिकली अल्फा 1 रिसेप्टर जब भी स्टिमुलेट होता है तो वो कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन प्रोड्यूस करता है। कौन सा फंक्शन प्रोड्यूस करता है, कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन प्रोड्यूस करता है। यहाँ भी कॉन्ट्रैक्शन है, लेकिन उसी कॉन्ट्रैक्शन के रिजल्ट में क्या है, डायलेशन ऑफ प्यूपल आ रही है। हेयर जो है वो इरेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे पाइलोमोटर स्मूथ मसल जब आपके पास एक्टिवेट होंगे अल्फा 1 के थ्रू तो इरेक्शन ऑफ हेयर्स होंगी। अच्छा, अल्फा 2 आपके पास जब इनर्वेट होगा, अल्फा 2 जब इनर्वेट होगा तो आपके पोस्ट साइनेप्टिक CNS एड्रेनस रिसेप्टर्स के अंदर कहाँ मौजूद है, ये बेसिकली अल्फा 2 जो है वो पोस्ट साइनेप्टिक CNS एड्रेनस रिसेप्टर्स में मौजूद है। पोस्ट साइनेप्टिक CNS जो है वो आपके पास बेसिकली इसका मल्टीपल एक्शन है, जो भी CNS में मौजूद होंगे अल्फा 2 रिसेप्टर उसके मल्टीपल एक्शन है। प्लेटलेट में मौजूद है, प्लेटलेट में एग्रीगेशन कॉज करे। एडिनर्जिक एंड कोलिनर्जिक नर्व टर्मिनल में मौजूद है, जहाँ पे एडिनर्जिक और कोलिनर्जिक नर्व टर्मिनल में मौजूद है वहाँ पे ये प्री साइनेप्टिकली मौजूद होता है। जब एडिनर्जिक और कोलिनर्जिक नर्व टर्मिनल्स की बात की जाए तो अल्फा 2 रिसेप्टर हमेशा प्री साइनेप्टिकली मौजूद होता है, इस वजह से ये इनहिबिशन ऑफ ट्रांसमीटर कॉज करता है। इसकी इनर्वेशन, इसकी स्टिमुलेशन, अल्फा 2 की स्टिमुलेशन इनहिबिशन कॉज करेगी ट्रांसमीटर रिलीज की। सम वेस्कुलर स्मूथ मसल जो है आपके पास, कुछ वेस्कुलर स्मूथ मसल में मौजूद है, कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेगा। फैटी साइज में मौजूद है, इनहिबिशन ऑफ लिपोलाइसिस कॉज करता है। बीटा 1 हार्ट में मौजूद होता है, इंक्रीज करता है
कॉन्ट्रैक्शन की फोर्स को और रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन दोनों को अफेक्ट करेगा बीटा 1 अगर आपके पास स्टिमुलेट होगा। बीटा 2 की स्टिमुलेशन जो है वो रिस्पायरेटरी और यूट्राइन और वेस्कुलर स्मूथ मसल्स में मौजूद होती है और इस के पास प्रमोट करती है स्मूथ मसल रिलैक्सेशन को। बीटा 2 हमेशा स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन कॉज करता है और बीटा 2 हमेशा कहाँ मौजूद होता है? रिस्पायरेटरी में मौजूद होता है, यूट्रीन में मौजूद होता है एंड वेस्कुलर स्मूथ मसल्स में मौजूद होता है। बीटा 3 आपके मेजॉरिटी जो है वो फैट सेल में मौजूद होता है और एक्टिवेट करता है लिपोलाइसिस को। अच्छा सॉरी, हमने जो है बीटा 2 की ह्यूमन लिवर में जो मौजूद है वो एक्टिवेट करेगा ग्लाइकोजिनोलाइसिस, मीन ग्लाइकोजिन की लाइसिस को एक्टिवेट कर देगा। अगर बीटा 2 इनर्वेट होगा तो आपके पास लिवर के अंदर एक्टिवेशन हो जाएगी ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अच्छा जी, D1 रिसेप्टर्स आपके पास क्या करते हैं? D1 रिसेप्टर स्मूथ मसल में मौजूद होते हैं, डायलेट करते हैं रीनल ब्लड वेसल्स। क्या करते हैं? डायलेट करते हैं रीनल ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं। D1 जब भी स्टिमुलेट होगा तो वो डायलेट करेगा रीनल ब्लड वेसल्स को और D2 जो आपकी नर्व एंडिंग में मौजूद है वो मॉड्यूलेट करता है ट्रांसमीटर रिलीज को, न्यूरो ट्रांसमीटर के रिलीज को मॉड्यूलेट करेगा D2 जब भी स्टिमुलेट होगा।